हाँ बोलो। आप लोग फटाफट निकाल लोगे एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय गुरुदेव। सब लोग, सारे बच्चे एनसीईआरटी निकालोगे? तो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक कर लिए थे? ऑक्साइड देख रहे थे ना? ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आ गया था
देखो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए अगर आ गया तो उसमें जो क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि बताओ इसका शेप क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो अगर sp आता है तो क्या होता है लीनियर, sp2 आता है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, और sp3 आया तो टेट्राहेड्रल, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं हाइब्रिडेशन निकालने के बाद क्या होता है कि उससे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने जो कल वाला मेथड बताया था वो थोड़ा सा और आसान है ना, इन कंपैरिजन टू अदर मेथड से। ठीक है, तो आप लोग अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे। तो आप लोग एनसीईआरटी निकालोगे, सभी बच्चे एनसीईआरटी ओपन कर लेना। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आप देखो टेबल बना हुआ है सर पेज नंबर, पेज नंबर कितना है बच्चे, कोई बताओ। 177। 177, ठीक है। उसमें देखो टेबल नंबर 7.3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है ना, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको मैंने शायद बताया या नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक। CONO और N2O ये क्या होता है न्यूट्रल, ठीक है। एक्सेप्ट में ये तीन एलिमेंट जो है के ऑक्साइड जो है वो क्या होता है न्यूट्रल। H2O को भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक, तो इसको आपको ध्यान रखना। N2O, NO और CO ये क्या होता है इसका ऑक्साइड, इसका नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है न्यूट्रल। ये नॉन मेटल है ना, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। इसका ऑक्साइड क्या है न्यूट्रल, ठीक है। बाकी सबके एसिडिक होते हैं। तो आप टेबल देखो, टेबल में आपका सबसे लास्ट वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कलरलेस गैस, न्यूट्रल न्यूट्रल, बाकी सब में क्या है एसिडिक 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 है ना, बोलो। हाँ सर, है ना, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज ध्यान रखना, तो जब भी नाइट इसके अलावा जो भी आएगा नॉन मेटल ऑक्साइड, तो एसिडिक अगर पूछेगा एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है एम्फोटरिक है, तो आप बता सकते हो ना कि एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है एम्फोटरिक है, यानी इस तीनों के अलावा जो होगा उसको क्या बोलोगे एसिडिक, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना इसमें N2O3 एंड NO2, हाँ N2O3 एंड NO2 इसका क्या होता है कलर होता है, बाकी सब कलरलेस होता है, ठीक है। इसमें देख लो इसका कलर दिया हुआ है ब्लू, और ये कौन सा ब्राउन, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो भी है सब के सब देख लो कलरलेस है, और ये दोनों क्या है कलर है, ठीक है। हेलो, हाँ सर, ओके। तो इतना चीज को ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो आपको आता ही है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है ना, जैसे में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो ऑक्सीजन का क्या होगा -2, तो X -2
इंटू 2 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0, x इक्वल टू क्या हो गया +4। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो वो तो आप बता ही सकते हो आराम से, क्योंकि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में इसके बारे में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद उस टेबल में नीचे देखोगे नेक्स्ट जो टेबल है उसमें क्या है, डायग्राम दिया हुआ है। सब लोग चेक करोगे, है ना? एक मिनट, हाँ नीचे जो है आपका टेबल नंबर है इसमें 7.4 स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में चेक करोगे बच्चे, सब डायग्राम दिया हुआ है ना सारे ऑक्साइड का। बोलो बोलो, चेक करो सब प्रॉपर तरीके से सबका क्या सर? स्ट्रक्चर आपके दिए हुए हैं। है या नहीं? ऐसा है ना? तो एक बार देखो सब लोग, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड बनाते हैं ना? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 ना? ऑक्सीजन कितने बनाते हैं? 2 ना? तो है ना? नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन कितने? 2। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं सारा जितना भी स्ट्रक्चर है सबका जुगाड़ लगा देते हैं। क्या करते हैं? जुगाड़ लगाते हैं। क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बन जाए, ऑक्सीजन का 2, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं बनता तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वहां पे। तो उसी अनुसार से हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग का 7.4 में पहला जो स्ट्रक्चर है कौन किसका है? N2O, है या नहीं? N2O, स्ट्रक्चर ऑफ N2O। तो क्या होगा बच्चे, आप लोग रिजोनेंस तो पढ़े ही हो, है ना? तो हो सकता है कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दे, बॉन्ड को उधर से उधर शिफ्ट कर दे। तो हम क्या किए, और जब भी हम बनाते हैं अगर एक से ज्यादा एटम हो तो हम कोशिश करते हैं कि वो सिमिलर बने। सिमिलर मतलब उसमें क्या हो, प्लेन ऑफ मिरर इमेज आ जाए। तो ये चीज अगर होता है तो वो उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, अगर कोई कंपाउंड ज्यादा लंबा है तो ट्राई करते हैं कि दोनों पार्टीज क्या हो, 50-50 हो। बट ऐसा हर जगह नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है, लेकिन हर एक जगह हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग का क्या है, जुगाड़। जुगाड़ तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम लोग याद करने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाएगा, उतना याद नहीं कर पाते। दूसरा, आप लोग अगर सिंगल एटम होता है तो उसमें हाइब्रिडेशन करके बॉन्ड एंगल तक फाइंड कर लेते हैं, बट सिंगल से ज्यादा हो तो वहां पे फिर बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ सॉरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। जैसे N2O है ना, तो आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर तो NO कर दे, है ना? तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन का भी डबल दोनों बॉन्ड हो जाए, नाइट्रोजन का भी हो जाए। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दें और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना दें तो काम हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, यस और नो? तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ N2। तो नाइट्रोजन का भी फुलफिल, इस ऑक्सीजन का भी फुलफिल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लोन पेयर था, इसने डोनेट कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी पूरा हो गया, है ना? इसी को आपके जो उसमें बना हुआ N डबल बॉन्ड या N ट्रिपल बॉन्ड, N कोवेलेंट बॉन्ड के टर्म में अगर इसको ब्रेक करें तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, इस पे क्या आएगा, माइनस।
अब ये माइनस इधर से इधर ओपन होगा तो ये इधर से इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस और इस पे प्लस। ठीक है, तो आप इसमें देखो, इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में है तो इसलिए इसमें प्लस और माइनस कहीं पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ पे 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 5 में से 4 तो इसने बना लिया, एक इसने क्या किया डोनेट कर दिया, तभी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। ठीक है, तो N2O का स्ट्रक्चर क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, फिर जैसे हम लोग नेक्स्ट वाले का जुगाड़ लगाए, NO है, NO है, तब इसमें क्या हो सकता है, NO कर दिए। यहाँ पे अब हम लोग क्या करें जिससे कि स्ट्रक्चर इसका पूरा हो जाए, है ना। यहाँ पे तो अगर हम 2 बॉन्ड दे दें तो ऑक्सीजन का तो हो गया, बट नाइट्रोजन का फुलफिल नहीं हुआ। हुआ क्या, बोलो, हेलो। तो हम लोग इसमें क्या करें, तो एक काम कर सकते हैं क्या, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड कर दें इस पे प्लस होगा, माइनस नहीं, उसको भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा, तो 4 2 और 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली प्रेजेंट रह जाएगा, 2 तो 4, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन ये सीरीज आ गया। ठीक है, तो NO का स्ट्रक्चर यही होगा, N डबल बॉन्ड O, उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा नाइट्रोजन पे। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन, हाँ बोलो, बोलो बच्चे, हेलो। ठीक है, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है ना, देखो इसमें कितना है, इसका नाइट्रोजन वाले में आउटर सेल में कितना है 5 और इसका 6 5 11, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे N डबल बॉन्ड O एक फ्री रेडिकल हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, N2O3। N2O3, तो देखो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना दिया, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन बच गया और एक ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करें कि ट्रिपल बॉन्ड इसका हो जाए, डबल बॉन्ड इसमें लगा दें तो इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड पूरा हो गया, डबल बॉन्ड इधर लगा दें तो इस नाइट्रोजन और का भी 1 2 3, इस 2 3 पूरा हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं हुआ, इसमें क्या बना दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबका जुगाड़ लगाते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, उसके बाद NO2, NO2 भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना बच्चे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस जो होता है डायमराइज फॉर्म ज्यादा फास्ट करता है। ठीक है, डायमराइजेशन करने की कोशिश ज्यादा करता है, इसका कारण क्या है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे मौलिक एलिमेंट मतलब मॉलिक्यूल्स के भी उसके फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना करके क्या कर लेता है, डायमराइज हो जाता है। जैसे NO2 है, कहीं कहीं पे इसको N2
O4 भी लिखा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये डायमराइज कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम बना करके देखें कैसा होगा ये। NO2 N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O तो डायमराइजेशन की डेफिनेशन क्या बताया? डायमराइज मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया, उसको हम डायमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के, मतलब एक मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है कि एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, देखो 2 2 4, तो एक क्या हो गया, प्रेजेंट। जैसे यहाँ पे 2 2 4, एक क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, प्रेजेंट। अगर यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बना है तो दिस इसके पास, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे जो लोन पेयर था इसने डोनेट कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है बच्चे। इसमें भी देखो कितना है, ऑक्सीजन 6 × 2 12 + 5 कितना हो गया, 70। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 70। ठीक है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 17 का हाइब्रिडेशन निकालो। क्या आया हाइब्रिडेशन बच्चे, मिनट वेट करना। क्वेश्चन आया था IIT मेंस में। हाँ बोलो, क्या आया इसका हाइब्रिडेशन, sp2 sp2 ना। बाकी बच्चे, इसमें पता नहीं चल रहा किधर है। टू 2017 में आया था क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन हमको मिलेगा तो मुझको बताता हूँ कहाँ पे दिएगा। ठीक है, उसमें पूछा था इसी का बारे में कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, मेंस में था, तो उसको आप निकालोगे हाइब्रिडेशन के थ्रू, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मिलेगा तो हम आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन। तो आप लोगों ने लिख लिया, इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑर्बिटल में एक फ्री रेडिकल होंगे, ठीक है, वो भी हाइब्रिडेशन में क्या होगा, भाग लेगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट का अपने थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओगे तो सारे एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है इसमें, बच्चे लॉजिक लगाना है। अगर आप लॉजिक नहीं लगाओगे तो इसमें फिर
दिक्कत होगी। आप लोग केवल लॉजिक लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग, हाँ आप लोग का इसमें दिया भी है, देखो उस पैराग्राफ में व्हाई डज NO2 डाइमर्स लिखा हुआ है ना, सब लोग देखोगे उसी पेज नंबर कितना है बच्चे, कोई बताना? 179। 179 में एग्जाम्पल 7.5, एग्जाम्पल 7.5 सब लोग देखोगे, व्हाई डज NO2 डाइमर्स, है ना, व्हाई डज NO2 डाइमराइज, देखो सब लोग, तो देखो उसमें लिखा हुआ है ना उसका एग्जाम्पल में क्या लिखा है इन्होंने, NO2 contain odd number of valence electron, it behave as a typical odd molecules, on dimerization it convert to stable N2O4 molecules, ठीक है, with even number of electron। तो ये क्या था कि odd number of electron है, ठीक है, 17 क्या होता है odd number, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या हो जाता है डायमराइज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है दूसरे एलिमेंट का भी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के, क्योंकि ऑक्टेट ग्रुप को यहाँ पे क्या हो रहा है इनवैलिड, तो क्या होता है कि बॉन्ड बना करके एक अदर कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, जिससे क्या होता है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि डायमराइज फॉर्मेशन होने का चांस बढ़ जाता है, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए क्या होता है डायमराइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग नाइट्रिक एसिड। तो इसका आप लोग क्या क्या याद रखना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में बच्चे एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग क्या क्या याद रखेंगे, फर्स्ट की NO और N2O, यानी N2O और NO क्या होता है न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं न्यूट्रल, ठीक है, यानी N2O NO CO इस तीन को याद रख लो, इस तीन नॉन मेटल क्या होता है न्यूट्रल, बाकी सब के सब क्या होता है एसिडिक। ठीक है, इसमें H2O को हम लोग देखो H2O को भी रख लेते हैं, बट H2O को हम लोग कंपेयर नहीं करते क्योंकि उसी से हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन N2O NO और CO ये क्या होते हैं न्यूट्रल, ये क्या होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इस चीज को आप लोग को क्या रखना है याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या N2O3 और NO2, N2O3 एंड NO2 ये क्या होता है कलर होते हैं, बाकी जितने भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या है कलरलेस। ठीक है, N2O3 एंड NO2 क्या है कलर है कि नहीं, इसमें N2O3 और NO क्या है कलर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अगर स्ट्रक्चर पूछे, देखो ऐसे जनरली तो नहीं पूछता है, अगर पूछे तो क्या करेंगे जुगाड़ लगा करके देख लेंगे कि सबका सब उस तरह से प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वहां पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली प्रेजेंट हो जाते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है वहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 होना चाहिए पर 3 नहीं है, एक क्या है फ्री रेडिकल के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखो क्या होना चाहिए एक और बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो क्या होता है ड्यू टू लोन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डोनेशन के कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक और बॉन्ड होना चाहिए, बट वो बॉन्ड क्या है उसका इलेक्ट्रॉन क्या है फ्रीली प्रेजेंट है। ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है डायमराइज फॉर्म कर लेता है, ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है ये डायमराइज फॉर्म कर लेता है। देन आफ्टर हमने इसमें एक चीज और बोला क्या ऑक्सीडेशन नंबर, क्या पूछ सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तो आपको हमने सिखा दिया है, ठीक है, तो और रिडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखे थे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या लोगे -2 जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन को x मान लेना, ऊपर चार्ज सब में 0 है इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रोजन का 7 कौन सा है नाइट्रिक एसिड।
ठीक है, तो नाइट्रोजन का डिफरेंट डिफरेंट एसिड होते हैं, बट नाइट्रिक एसिड क्या है, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टडी लिखोगे 7.5, आप लोग एनसीईआरटी सब लोग निकालोगे बच्चे, एनसीईआरटी पास में रखना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी, और एक चीज और मुझे जो पता चला, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, 12th पे ध्यान ना दे करके 11th वाले बहुत सारे टॉपिक को केवल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सब बच्चों को ये चीज पहले बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका 12th होगा। ठीक है, फर्स्ट यू प्रिपेयर 12th। ठीक है, देन आफ्टर अगर टाइम बच रहा है तो आपको क्या करना है, 11th पे रिवीजन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 12th पे फोकस रखना है, क्योंकि अगर 12th खराब हो गया बच्चे तो आपका बोर्ड खराब हो जाएगा, प्लस आईआईटी नीट तो गड़बड़ होना ही है। क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम टाइम हम देखें 12th से पर 60% के अप्रॉक्स आ जाता है, और 11th से 40% के अप्रॉक्स। मैंने कंफर्म नहीं बोला कि इतना ही होगा या 50-50, ऐसा नहीं। कभी कभी 11th से अप्रॉक्स इक्वल या थोड़ा सा 11th ज्यादा होता है, लेकिन जनरली हम बहुत सारे ईयर देखे कि 12th वाला परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा। इसका कारण क्या है कि आप लोग देखे होंगे 9th और 10th में आपने क्लास किया होगा, अभी 11th और 12th में अभी क्लास कर रहे हो, तो 9th और 10th में क्या था कि 9th का थोड़ा सिलेबस जो था ना, हार्ड था इन कंपैरिजन टू 10th। ठीक है, 10th में बहुत आसान था, फिर 11th से क्या है, 12th क्या है, आसान। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहला फोकस हम लोग का ये होना चाहिए, एनसीईआरटी मतलब 12th वाले पार्ट पे ज्यादा, देन आफ्टर समय बचने के बाद क्या करना है, 11th। अगर आप 12th एक बार अच्छे से कर लिए तो उसमें क्या होगा कि आपका बोर्ड का भी एग्जाम का हो गया, प्लस आईआईटी का भी हो गया। उसके बाद हम लोग जो टाइम अगर बचा, कोशिश करेंगे कि टाइम बच जाए, जिससे क्या हो 11th का थोड़ा थोड़ा क्या करता जाए ना, रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आफ्टर 4 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, 4 to 5 मंथ क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या होना है, रिवीजन भी होना है ना। तो इसलिए 12th पे भी सबसे ज्यादा फोकस करना है बच्चे, क्योंकि अगर आप 12th छोड़ करके 11th कर रहे हो तो ना ही 11th का आप रहा और ना ही 12th का आप कर पाए। क्योंकि अगर आप हमारे साथ साथ नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, तो फिर आप हमारे आसपास पहुंचने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो क्लास में भी दिक्कत होने लगती है, इसलिए आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ क्या करना है, क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, हमने आप लोगों को इसलिए अभी असाइनमेंट नहीं दिए, क्योंकि इस अभी जो मंडे को जो टेस्ट है वो आपका पूरा 12th का पोर्शन आ रहा है, मतलब 24 इस चैप्टर ग्रुप 15 छोड़ करके मेटलर्जी तक आपका पूरा आ रहा है, इसलिए हमने असाइनमेंट नहीं दिया। नहीं तो अभी आप लोगों को असाइनमेंट मिलने वाला था मेटलर्जी का। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो मेन सबसे पहले आपको मेटलर्जी का असाइनमेंट सबमिट करना था एनसीईआरटी का, लेकिन आप लोग का मंडे को टेस्ट है, इसलिए हमने आप लोगों को असाइनमेंट नहीं दिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं कि हमने असाइनमेंट नहीं दिए तो आप लोगों को नहीं करना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ध्यान देना। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी से ज्यादातर करा रहा हूँ, क्योंकि इसका कारण क्या है कि आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखो क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देखोगे, आईआईटी का, नीट का, आईआईटी एडवांस का, यहाँ तक कि मेंस नहीं एडवांस का, उसका भी क्वेश्चन देखोगे, मैक्सिमम 95 से 98% जो है आपके एनसीईआरटी से, और वो भी डायरेक्ट, कहीं पे कुछ इफ एंड बट नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग कोशिश हमारा ये, इसलिए हम बच्चे को कभी हम कोई बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इस बुक पर है, सर ये करें, सर वो करें, हम बच्चे को यही बोलते हैं, बच्चे एनसीईआरटी तुम लाइन बाय लाइन पढ़ लो, उसके बाद मॉड्यूल को पढ़ जाओ, उसका क्वेश्चन कर लो, उसके बाद तेरा जो मन करे वो करो, लेकिन इतना पहले कर लो।
क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी कर लोगे तो आपका बोर्ड सही हो जाएगा और उसके बाद जाकर के आपका आईआईटी और नीट लगभग 100% 90% है कि आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं इनऑर्गेनिक में। हाँ, यही फिजिकल था तो हमने कभी फिजिकल में आपको बोला कि एनसीईआरटी उल्टा, ये क्वेश्चन यहाँ से देखो ये थ्योरी लिखा हुआ है इसी को हम किए, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखो हम लाइन बाय लाइन करा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि एनसीईआरटी से पूछता है बच्चे, बाहर से पूछता ही नहीं तो हम क्यों पीएचडी करें। इसलिए एनसीईआरटी और मॉड्यूल अगर आपने कर लिए तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज का हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट का, फिजिकल नहीं, फिजिकल और ऑर्गेनिक का नहीं। ऑर्गेनिक में देखो क्या होता है, नीट वाले में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं जेई वाले में 50-50% रहता है, होता भी है नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी हम बोलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कराते हैं बाहर से। लेकिन हम इनऑर्गेनिक में, हाँ इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर स्टार्ट होगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे चीज बाहर से भी रहेगा एनसीईआरटी के अलावा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है बाहर से पूछा जाता है, तो जो चीज बाहर से पूछा जाएगा उसमें हम लोग बाहर से करेंगे, लेकिन जो चीज एनसीईआरटी के अलावा पूछा ही नहीं गया अभी तक, हम क्यों इधर उधर दिमाग ज्यादा चला है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को एक तरफ से अच्छी तरह से करना है, और सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए आपको, 12th। ठीक है, 12th कर लेने के बाद जो बचा टाइम उसमें फिर 11th भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि नहीं करना है 11th, लेकिन हाँ अब ये नहीं कि 12th छोड़ करके हम 11th में भिड़े हुए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपका मेन फोकस 12th में एनसीईआरटी, उसका क्वेश्चन आंसर, उसके बाद मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल का थ्योरी, इतना कर लो तो ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, देखोगे 7.5, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। HNO3। देखो इसके क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, बट नाइट्रोजन का और भी डिफरेंट एसिड होते हैं, जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट अटैच विथ ऑक्सीजन हो, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। ठीक है, उसको ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड, OXOASACID। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है नाइट्रोजन फॉर ऑक्सो एसिड, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन क्या होगा, डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन होगा। ठीक है, सच एच, देखो H2N2O2, इसको क्या बोले, हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO2 नाइट्रस एसिड, यही है ना, हाँ। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अमॉन्ग देम HNO3 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखा हुआ है ना। तो हमने आपको पहले ही बोला कि ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें लिख लोगे, इसमें सब लोग लिखोगे नाइट्रस एसिड वाले में, नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड। एग्जाम्पल में लिख लेना, जो नाम दिए हुए हैं नाम को याद रखना, उसका फॉर्मूला को याद रखना, हाइपो नाइट्रस एसिड, इसका क्या होता है, H2N2O2। नेक्स्ट आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ही है ना, हाँ, नाइट्रस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, HNO2 को नाइट्रस एसिड।
ठीक है, नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, HNO3। लिख लिए, क्या लिखा बच्चे, नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्सो एसिड, एग्जाम्पल में हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिख लेना, HNO3 is the most important, HNO3 is most important among them. HNO3 is the most important acid, ऐसे लिखो, most important acid। ठीक है, रिप्रेशन लिख लो, नेक्स्ट लिखोगे रिप्रेशन, रिप्रेशन में लिखोगे in the laboratory, ठीक है, in the laboratory nitric acid is prepared by, nitric acid is prepared by heating KNO3 or NaNO3, heating KNO3 or NaNO3, KNO3 or NaNO3. Nitric acid is prepared by heating KNO3 or NaNO3 and concentrate H2SO4 सर रिपीट करो ना। इन द लेबोरेटरी, आपके उसमें एनसीईआरटी के पेज नंबर 179 में 7.5 नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 or NaNO3 and concentrated H2SO4 इसमें क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO3 प्लस HNO3 KNO3 प्लस H2SO4, इसमें क्या बनेगा KHSO4 4 होगा प्लस HNO3। लिख लो सब लोग। देखो उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का उसमें देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, इन इंडस्ट्री या क्या लिखा हुआ, लार्ज स्केल का मतलब इन इंडस्ट्री में। ठीक है, आपका देखो उसमें ऑन लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, ओसवाल्ड प्रोसेस में देखो एक्चुअल क्या करते हैं हम लोग, ओसवाल्ड प्रोसेस में वाटर को मिक्स करते हैं। ठीक है, आप लोग उसमें भी पढ़े होंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, उसमें अल्फा निकालते थे रूट अंडर K/C। जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे उतना ही क्या होगा, रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है,
तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया को सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, क्या होता है NO बनता है, फिर NO को, ठीक है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर क्या करता है अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके NO2 फॉर्मेशन होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो क्या होता है HNO3 मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे ऑन अ लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, लिख लिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय on a large scale it is prepared by Ostwald process. It is prepared by Ostwald process. This method is based upon सर आपका नेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, आवाज बीच में, नेट फ्लक्चुएट कर रहा है क्या बच्चे? नहीं सर। नहीं ना बच्चे, तुम्हारा यही वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय Ostwald process. This method is based upon catalytic oxidation of ammonia. This method is based upon catalytic oxidation of ammonia. Catalytic लिख लेना, this method is based upon catalytic oxidation of ammonia. Catalytic oxidation of ammonia. ठीक है, this method is based upon catalytic oxidation of ammonia in the presence of air. ठीक है, in the presence of air, या ऐसे लिख सकते हैं in the presence of atmospheric oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन के पर हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीजन चाहिए किसके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का मतलब क्या समझे, उसमें एटमॉस्फेयर से जो हम लोग एयर लिया उसी को क्या कर दिए, उसी में मतलब उसको प्योरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो हम लोग को मालूम है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, मतलब एट एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो इनर्ट होते हैं, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं नाइट्रोजन का, रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज क्या करते हैं याद रखते हैं। तो इसमें देखो रिएक्शन लिख लोगे, 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, देखो इसमें लिखा हुआ है ना फ्रॉम एयर, तो ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा, प्लेटिनम या RS का पूरा नाम क्या है उसको देख करके बताता हूँ। रोडियम। आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना, बट कैटलिस्ट जरूर याद रखना, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कैटलिस्ट जरूर याद रखना बच्चे, खास करके प्लेटिनम को। ठीक है, अब क्या करेगा जो NO बना, अब ये NO क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा, NO2।
अब ये जो NO2 बना, ये क्या करेगा, वाटर में जब डिजोल्व करेंगे इसको, ठीक है, NO2 गैस, देखो अब ये उसी कंटेनर में प्रेजेंट नहीं, इस NO2 को क्या किया हम लोग, कलेक्ट करके गैस को अलग करके हमने क्या किया, वाटर में डिजोल्व कर दिया। मतलब यहाँ पे इसका टेम्परेचर को क्या रहेगा, उसमें कम रहेगा। यहाँ पे 500 केल्विन है, वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन पे वाटर क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होते हैं ना, क्योंकि 373 पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। बस 2 लिख लिए। तो आगे इसके बाद लिख लेना, आफ्टर डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब देखो ये जो HNO3 रहेगा, इसमें क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके वाटर जो प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करना होगा, इसका कंसंट्रेशन, उसमें आपका देखो मॉड्यूल में, सॉरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 68%, तो इसका कंसंट्रेशन कितना, 68% के अप्रॉक्स होंगे। तो क्या होगा कि हमको हाई कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह इसको बिहेव करता है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका कंसंट्रेशन अगर हमें हाई रिक्वायर्ड चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, रिमूव करेंगे। तो डिहाइड्रेशन किसके प्रोसेस में करते हैं, कंसंट्रिक H2SO4। तो देखो इसमें लिखा हुआ भी है कि 98% कैन अचीव बाय डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो लिख लेना, क्या लिखोगे इसमें, डायरेक्टेड एक लाइन में लिख लो, केवल इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो। लिखोगे इसमें concentrated HNO3 is achieved by concentrated HNO3 is achieved by dehydration with concentrated HNO3 is achieved by dehydration with H2SO4, dehydration with H2SO4, ठीक है, dehydration with H2SO4। Sir, repeat. Concentrated HNO3 is achieved by concentrated HNO3 is achieved by concentrated HNO3 is achieved by dehydration with concentrated H2SO4, dehydration with concentrated H2SO4, dehydration with concentrated H2SO4। लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखोगे प्रॉपर्टीज,
ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे प्रॉपर्टीज। तो अब देखो HNO3 का उसमें आपके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर में आपका बॉन्ड एंगल ये सब दिया हुआ है, आपको उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे, बस केवल स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं, 1 ना, एक ही नाइट्रोजन है ना, तो सेंट्रल एटम 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो इसमें कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा, लिनियर होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गए, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, ये चीज हमको पता चल जाएगा। तो HNO3 का आप लोग हाइब्रिडेशन निकालोगे, क्या आ रहा है, सभी बच्चे हाइब्रिडेशन निकालोगे, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को सिखाया हूं। ओके ओके, चलो सही है। सही है बच्चे, सही है पलक। चलो जितने भी बच्चे ने सेंड किया सबने सही सेंड किया। चलो मैं बता रहा हूँ HNO3। तो देखो यहाँ पे HNO3 का क्या हुआ, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना आ गया, हाइड्रोजन 1 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस और ऑक्सीजन का 6 इंटू 3, कितने हो गया 1 प्लस 5 प्लस 18 है ना, 1 प्लस 5 प्लस 18 कितने हो गए, 1 प्लस 5 प्लस 18 बच्चे 18 9 5 6 24, 24 को आपने किससे डिवाइड किया, 8 और 56 के बीच लाई कर रहा है, 8 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स में 24 क्या आ गया, 3 प्लस 0 3, 3 मतलब sp2। अब क्या है sp2 है, तो sp2 मतलब क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। तो नाइट्रोजन का हमने सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है इसका मैंने निकाला, तो इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर में तो होगा, मतलब इधर क्या होगा ऑक्सीजन, इधर क्या होगा ऑक्सीजन, इधर भी क्या होगा ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो डायरेक्ट अटैच नहीं होगा क्योंकि ऑक्सो एसिड होता है ना, नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सो एसिड होते हैं, है ना। अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो तो वो क्या होगा, बेस के फॉर्म में, जैसे NH3 है, NH2 है, तो वो बेसिक होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन को हम अटैच कर दिए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, चाहे आप इसके साथ करो, इसके साथ करो, या इसके किसी एक के साथ हाइड्रोजन को क्या कर दिए अटैच। अब आपको मालूम है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसका बॉन्ड क्या हो गया, नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, इस बॉन्ड को हटा सकते हैं अभी, तो 1 और 3 इसका पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, तो हमको मालूम है इसके पास लोन पेयर हो तो क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका भी फुलफिल हो गया, इसका भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे इसको अब हम क्या करें, जो आपके क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसके अनुसार से अब हम लोग देखते हैं, ये अपना जुगाड़ तरीका आता है, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, इसमें क्या होगा कोवेलेंट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बच्चे, HON, डबल बॉन्ड को आपको मालूम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इधर क्या होता है, जिधर हेड होता है उधर क्या लिखते हैं निगेटिव, जिधर टेल होता है उधर क्या लिखते हैं पॉजिटिव। तो इधर क्या है हेड की ओर है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा निगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपना तो पहले तो क्या लगा है
अभी तुरंत बताए थे जुगाड़ वाला तरीका। जुगाड़ वाले तरीका से हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमको मालूम है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन 2, तो सबका फुलफिल हो रहा था, लेकिन इसका फुलफिल नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, इसमें भी देखो क्या होता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड H+O- ब्रेक हुआ, ये आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें भी क्या होता है, तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोवेलेंट। अब देखो आपके उसमें मॉड्यूल में क्या किया है, ये और ये का बॉन्ड लेंथ इस दोनों का क्या दिया, इक्वल, और इसका क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ से देखो ये निगेटिव क्या होगा, इधर ओपन होगा, डबल बॉन्ड इधर से इधर आएगा, यानी क्या होगा, रिजोनेंस हो सकता है ना। तो रिजोनेंस हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, HO N, यहाँ पे क्या हो गया, O पे माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये इधर से इधर ओपन होगा तो ये न्यूट्रल, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर ओपन हुआ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये प्लस जहाँ पे है तो बाकी लोग बाकी चीजें जो चीज जैसा है उसी तरह रखते हैं। रिजोनेंस हम लोग सीखे थे, याद करो ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड इधर है, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यानी डबल बॉन्ड यहाँ भी लाइक से कर सकते हैं, यहाँ भी, यानी 50-50% हुआ, इसलिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम, यानी बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, इक्वल। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1। तो एक चीज आप लोगों को मालूम है, क्या मालूम है बच्चे, कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ बच्चे क्या होता है, आपको ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे छोटा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा उतना ही कम। तो यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे क्या है, इस दोनों में 1.5 1.5, इस दोनों बराबर हुआ, लेकिन इसका बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आ गया, 1.5, और यहाँ पे 1, तो कौन सा ज्यादा बॉन्ड हुआ, ये, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, ज्यादा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, कम। अगर उसको पूछना भी होगा, वो आपका वैल्यू नहीं पूछेगा, वो पूछेगा यहाँ पे ए दे देगा बच्चे, यहाँ पे बी दे दिया, और यहाँ पे सी दे दिया, या यहाँ पे इसे अच्छे तरह से लिख लो, ए बी सी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, बताओ क्या होगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, बॉन्ड लेंथ, ए बी सी क्या है, बॉन्ड लेंथ, सब लोग आंसर सेंड करोगे, रिलेशन बिटवीन ए बी सी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा, आप लोगों को बताना है। बी बराबर सी, ए बी सी तीनों में आपको बताना है बच्चे, सार्थक, हमने केवल बी और सी में नहीं पूछा, ए बी सी में पूछा। थोड़ा सा गलत हो गया, किसने भेजा अभी, प्रियांशु, पूरा आपने गलत कर दिया। यस, अभी किसने से सेंड किया, ए ग्रेटर देन बी, तो सही है, सचिन यादव सही है, साहिल, साहिल सी ए बी क्या लिखा, गलत है, अब प्रियांशु सही है, बाकी सभी बच्चे सेंड करो। साहिल गलत है बच्चे, अभी हमने तुरंत समझाया ना, सार्थक आपका सही है, कुणाल गलत है बच्चे, सही करो।
बाकी बच्चे सेंड करो, देखो। यस सही है। साहिल यादव क्या? आंसर सेंड कर। हाउ? जानकी सही है बच्चे। हाँ बच्चे, पेपर में आपको पहले रिजोनेंस करा करके देखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। जब भी कहीं पे रिजोनेंस आए, बॉन्ड लेंथ पूछे, तो आप उसमें रिजोनेंस करा करके चेक कर लेना कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बन रहा है। जहां जहां रिजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड जहां जहां मूव करेगा, उस डबल बॉन्ड का वैल्यू हर एक जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब भी रिजोनेंस हो, इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है। बाकी बच्चे चेंज तो करो बच्चों, 100 बच्चे हैं इसमें भी, 94 अभी है, पहले 100 था। उसमें से अप्रोक्स 15-18 बच्चे ने सेंड किया। पलक, मनमीत, बाकी सब बच्चे यस। और कौन कौन है? ओम, प्रेम, यस सर। सेंड तो करो आंसर फटाफट। सर 1 मिनट। देख लो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सब चीज तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे क्या होगा, ये रिजोनेंस करेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर ओपन हुआ, यानी डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ दो जगह लाइक कर रहा है। एक बॉन्ड पहले से फिक्स है, तो 1 + 1/2 है कि नहीं, क्योंकि एक बॉन्ड क्या है, दो जगह लाइक कर रहा है, एक क्या है, फिक्स है, तो 1 + 1/2, तो क्या हो गया 1.5। यहाँ 1.5 1.5, यहाँ पे कितने बॉन्ड 1 ये 1.5 1.5 बॉन्ड, ये 1.5 1.5 बॉन्ड है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगा उतना ही कम। ये दोनों तो क्या है, बराबर, यानी बी बराबर क्या है, सी। बट इसका क्या है 1.5 है, ये 1, तो 1 तो क्या है कम, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज्यादा, तो क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा। ठीक है, तो बी बराबर सी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर। अब देखो बच्चे, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जिधर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होता है, उधर एंगल क्या होगा ज्यादा। यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 बॉन्ड है ना, यानी यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1, इस दोनों के बीच क्या होगा, एंगल क्या होगा ज्यादा, इस दोनों के बीच क्या होगा, एंगल क्या होगा कम, और ये दोनों बॉन्ड एंगल क्या होगा इक्वली, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाता है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा। और जिधर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड कम होंगे, उधर रिपल्सन कम होता है, क्योंकि बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा रिपल्सन, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है इंक्रीज, तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा, और ये दोनों क्या होगा इक्वल। ठीक है, ये x, ये y और ये z, तो क्या होगा यहाँ पे x ग्रेटर देन y इक्वल टू z, x ग्रेटर देन y इक्वल टू z, ये सब के सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। ठीक है,
से बताओ हाँ बोलो। OH इक्वल्स ग्रेटर देन y इक्वल z एक बार फिर से बताओ। x बराबर x ग्रेटर देन y इक्वल z एक बार फिर से बताओ। देखो बच्चे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या है, इस दोनों के बीच क्या है 1.5 1.5, यहाँ पे क्या है 1, तो ये देखो 1.5 और 1, ये 1 और 1.5 और यहाँ पे 1.5 1.5, ऐसे करके हम लिख करके थोड़ा बता दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ये 1.5, ये 1.5 और ये क्या है 1, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जहां पे ज्यादा होगा रिपल्सन क्या होगा ज्यादा, तो ये दोनों क्या है 1.5 1.5 के बीच रिपल्सन, यहाँ पे क्या है 1 और 1.5 के बीच रिपल्सन, यहाँ पे क्या है 1 और 1.5 के बीच रिपल्सन, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड किधर है, इधर वाले में ना, इसलिए ये क्या हुआ सबसे ज्यादा। इस दोनों में क्या आया 1 1.5 1 1.5, तो दोनों क्या आया बराबर, इसलिए ये दोनों क्या होगा y इक्वल टू z और x क्या होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड कम, बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा, सॉरी लेंथ में क्या हो जाएगा इनवर्स, एंगल में क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंगल में क्या होगा जितना ज्यादा बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा उसके बीच ज्यादा। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ में क्या होगा कम। ठीक है, ये जब क्या होता है जब एक प्लेन में हो, जब इधर उधर क्या हो सकता है मूव कर सकता है, लेकिन अगर लिनियर रहता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, तो इसको ध्यान रखना। अब हम लोग इस पे प्रॉपर्टीज के बारे में लिखते हैं, लिख लोगे इसमें, it is a colorless liquid it is colorless liquid। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसमें नेक्स्ट जो पैराग्राफ देख के दिया उसमें क्या लिखा है इसमें पोलर, अब पोलर नॉन पोलर कैसे देखेंगे, देखो इधर ये खींचेगा, इधर ये खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो बताओ ऑल आर सिमिलर है क्या, ये दोनों तो क्या आ गया सिमिलर, बट ये सिमिलर नहीं है, तो इधर और इधर का x और x है, इधर y है, क्या इसका वेक्टर सम इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, ये 1.5 ये 1.5 इसका 1, क्या मान लो इसका 1.5 इसका 1.5 इसका 1, या x इसका मान लो इस तरह से 1.5 नहीं मान सकते था, ये x और ये भी x और ये y, तो इसका वेक्टर सम क्या 0 हो सकता है क्या, नहीं ना, अगर 120 डिग्री पे ही तीनों रखे हैं तो 0 नहीं होगा, इसलिए 0 नहीं होगा मतलब ये क्या है पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो लिख लोगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लाइन लिखना, इन द गैसियस स्टेट HNO3 is polar molecules। ठीक है, इन द गैसियस स्टेट HNO3 is a polar molecules, HNO3 is a polar molecules। नेक्स्ट आगे लिखना, in aqueous solution HNO3 act as strong acid। ठीक है, लिख लिया ना, सर रिपीट। in a gaseous state HNO3 is a polar molecules। नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा है इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 is a strong acid, in aqueous solution HNO3 is a strong acid। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे देखो,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन HNO3 में क्या आएगा 1 इंटू, क्योंकि हाइड्रोजन है नॉन मेटल सब्सटेंस है तो +1 इंटू 1, नाइट्रोजन का x इंटू 1 -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू -6 + 1 कितना हो गया -5 उधर जाएगा तो क्या होगा +5 इसका क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ना, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इससे आगे तो बढ़ नहीं सकता है, इससे कम ही होगा, है ना। तो मैक्सिमम से कम होगा यानी ये क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज होना मतलब क्या हुआ इसका रिडक्शन हुआ मतलब दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज। तो ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और सॉरी ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे, गोल्ड और प्लेटिनम में भी इसका क्या होता है 1:3 रेशियो में मिलाते थे ना, याद करो क्लास 9th में है ना रिएक्शन, या 9th या 10th में शायद है, ठीक है। एक्वारिजा था ना वो रॉयल सॉल्यूशन है ना, तो वहां पे क्या करते थे HNO3 क्या करता है रिएक्शन मतलब उसको क्या करता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है उसको उसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है, करता था ना। तो लिख लोगे नेक्स्ट इसमें लिखे ना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent and attack most of metal and attack आपके 179 पेज में लास्ट पैराग्राफ जो है इसको देखोगे concentrated nitric acid is a strong oxidizing agent and attack most metals except noble gas, सॉरी एक्सेप्ट नोबेल मेटल। नोबेल मेटल किसको बोलते हैं जो रिएक्शन नहीं करता है लेकिन उसमें भी क्या होता है ये रिएक्शन कर लेता है गोल्ड प्लेटिनम को छोड़कर, जैसे सिल्वर को भी क्या रखते नोबेल मेटल में ही रखा जाता है। ठीक है, क्या लिख लिया बच्चे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and attack most metal except noble metal such as gold and platinum। ठीक है, लिख लिया ना। अब देखो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होगा, किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो जिसको ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका क्या होगा उसके मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा कि ये डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है, कितना कंसंट्रेटेड है ना, उस पे भी ये इसका रिएक्शन क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो इसका देखो नेक्स्ट पेज नंबर कितना है 279 के बाद 280 है ना, 279 में ऊपर में था, ये नेक्स्ट पेज में है 280 में देखोगे, देखो इसमें लिखा हुआ है ना the product of oxidation depend upon the concentration of the acid, temperature and nature of metal है ना undergoing oxidation। तो ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन जब करेगा प्रोडक्ट जो है डिपेंड करेगा किस पे, इसका कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 पे एंड नेचर ऑफ मेटल पे। ठीक है, तो लिख लेना the product of reaction depend on concentration of
nitric acid, concentration of nitric acid, and nature of metal. And nature of metal. ठीक है, एग्जाम्पल में लिखे ना, थ्री कॉपर प्लस 8 HNO3 यहाँ पे डाइल्यूटेड, सब लोग लिख लोगे। ठीक है, अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है तो क्या बनेगा, इसको भी लिख लो, Cu प्लस 4 HNO3 CuNO3 ऑल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2 बैलेंस करके कितना आ रहा है यहाँ पे 2 और H2O में भी 2। ठीक है, यहीं पे अगर जिंक का होगा तो उसमें क्या आएगा N2O और इसमें तो NO2, डाइल्यूटेड होगा तो N2O और क्या होगा NO2। इसको भी लिख लेना बच्चे, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स, देखो ये सब रिक्वायर्ड आपको डी ब्लॉक पढ़ोगे वहां पे भी रिक्वायर्ड पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड to give N2O and with concentric acid gives NO2 and with concentric acid gives NO2। ठीक है, इसका भी रिएक्शन लिख ही लो। जिंक प्लस HNO3 डाइल्यूट हो तो क्या होगा ZnNO3 ऑल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। इसका बैलेंस करके कितना कितना है, यहाँ पे 4 है, ये 10 है, यहाँ पे 4 5 4 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, नेक्स्ट है Zn प्लस HNO3, अगर ये कंसंट्रेटेड हो क्या होगा ZnNO3 ऑल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। इसका बैलेंस करने के बाद क्या आ रहा है, उल्टा लिखा गया 5H2, ऊपर वाले में सही कर लेना, 5H2 है,
नीचे वाले में 2H2O प्लस 2NO2 ZnNO3, यहाँ पे 4 है। ठीक है, कर लिए, लिख लिए। हाँ, एक बच्चे उसमें इसमें जो HNO3 के बारे में हमने लिखाया था पोलर मॉलिक्यूल्स ही होता है। हाँ, आपके उसमें एनसीईआरटी में प्लेनर लिखा हुआ है, लेकिन HNO3 क्या होता है, पोलर ही होता है, उसका म्यू 0 नहीं होते हैं। ठीक है, प्लेनर तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि ट्रेंगुलर प्लेनर आया ना, ट्रेंगुलर प्लेनर का मतलब क्या होगा, वो प्लेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके आगे लिख लेना सम मेटल एग्जाम्पल में लिख लेना क्रोमियम एंड अल्युमिनियम। some metal do not dissolve in concentrated nitric acid. Some metal do not dissolve in concentrated nitric acid. Some metal do not dissolve in concentrated nitric acid. Because of the formation of passive film of oxide on the surface. Passive film on oxide of surface लिख लेना सब लोग। because of के बाद से एक मिनट, क्या लिखा बच्चे, बिकॉज ऑफ, आपके उसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देख लो नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म PASSIVE पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऐसे लिख लो, ऑक्साइड ऑन द surface ठीक है, लिख लिया ना। एक्चुअल में क्या होता है, ये अल्ट्रा थिन फिल्म मतलब फिल्म होते हैं उसके सरफेस पे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव फिल्म। ठीक है, अल्ट्रा थिन फिल्म होते हैं ऑन द सरफेस पे, उसी को क्या बोलते हैं, पैसिव फिल्म। ठीक है, हम लोग टाइम हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग तक ही था आपके उसमें, उसके बाद फिर जाकर के हम लोग फास्फोरस का करके कंप्लीट हो जाएगा ये ग्रुप 15। देन आफ्टर ग्रुप 16, उसके लिए आप लोग मंडे को एग्जाम है, मंडे का एग्जाम का थोड़ा तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का थोड़ा अच्छे से एग्जाम दिया करो, जितना अच्छे से एग्जाम दोगे उतना ज्यादा सही रहेगा, इसलिए मंडे का पहले तैयारी करके उसको कंप्लीट कर लो। हाँ बोलो, हेलो, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, तैयारी अच्छे से।
बच्चे रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड नहीं कर सकते हैं, हम चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में एरर आ रहा है, आप मैसेज कर देना। ठीक है लिसा, हम आपको सेंड कर देंगे आपके नंबर पे, क्योंकि हम ग्रुप में सेंड ये डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। जिसको जरूरत होगा वो हमको सेंड कर देना मैसेज। मैं अभी चेक करता हूँ ठीक हुआ है कि नहीं एरर, अगर ठीक हो गया होगा तो हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, बाय एवरीवन।